हेलो एवरीवन, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास होने वाला है यूपीएसआई से रिलेटेड। यूपीएसआई का ही पीवाईक्यू इसमें ऐड किया गया है। हालांकि आप देखेंगे बहुत से ऐसे सब्जेक्ट, बहुत से ऐसे एग्जाम में हिंदी वर्णमाला दिया गया है। तो हिंदी वर्णमाला जिस जिस भी एग्जाम में दिया हुआ है, उन सारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप इस पीवाईक्यू को देख सकते हैं। लेकिन जो मोटी मोटा हिसाब किताब क्या होगा, जिसमें मतलब पीवाईक्यू लिया गया है, तो पीवाईक्यू किसका लिया गया है? तो खासकर यूपीएसआई के ही पीवाईक्यू को लिया गया है, यूपीएसआई के। और यहाँ पर देखिए पहला टॉपिक कौन सा है? तो पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। और ये छोटा सा क्वेश्चन है किसका? तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का है। यूपीएसआई का नहीं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट 2019 का देख सकते हैं क्वेश्चन, ये यहाँ पर लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। वर्ण विच्छेद की बात कर रहा है। शब्द कौन सा है? शब्द लिखा है कृपण। तो कृपण का वर्ण विच्छेद क्या होगा उसके बारे में ही। ये हो ही नहीं सकता, गलत। ये हो ही नहीं सकता, गलत। ये हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि नीचे हलंत नहीं लगा भाई। हलंत किसी में नहीं लगा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ये तो है ही नहीं। ये दो अक्षर लिख दिए, दो अक्षर लिख दिया गया एक साथ, ये गलत। ये है, लेकिन यहाँ के बाद देखिए एलिमिनेशन मेथड से लगाओ, तो यहाँ पे भी अ नहीं लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो गायब ही हो गया एकदम से। तीसरा ये आ सकता है, ये और ये लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे हलंत नहीं लगा है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन भी कट होता है। और बचता क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे देखते हैं ये क्या। क पे री की मात्रा, तो यही तो है एक अच्छा, मतलब छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। री की मात्रा लगा है। प है तो प स्वर, प के साथ कोई ना कोई स्वर तो बोला ही जा रहा है। तो कौन सा स्वर बोला जा रहा है? प लास्ट में बोलेंगे तो क्या होगा? आएगा लास्ट में। प जब बोलेंगे तो प जो छोटा सा स्टार्ट रहा उसके बाद आ रहा ना, तो यही स्वर है। ये लगा यहाँ पे। और उसके बाद अड़ा, अड़ा के बाद भी है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है 2021 का। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? मतलब ऐसे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या होता है? दो चीज में बता रहा है। पहला ओष्ठ, दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की क्या होता है? दीर्घ स्वर क्या होता है? तो जो मूल स्वर जो है ई उ और री को नहीं लिया जाता है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से भी लग सकता है ये। अगर ओस्ट का लगाना चाहते हैं तो ऐसा शब्द ऐसा अक्षर जिसको ऐसा वर्ड बोलने में जिसका ओठ का इस्तेमाल होता हो, वो क्या कहलाता है? ओष्ठ स्वर। ठीक है, ओष्ठ दीर्घ। दीर्घ की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि मूल स्वर इसमें नहीं आएंगे। मूल स्वर को हटा देते हैं, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, तो यही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। तो ओष्ठ दीर्घ स्वर जिसको बोलने में ओठ का यूज किया जाता है, ओठ का प्रयोग किया जाता है। ई, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। री, ई इसमें नहीं हो रहा है। इसमें भी प्रयोग हो रहा है, इसमें भी प्रयोग हो रहा है। उ, ई, ई, ई में नहीं हो रहा, ओ में हो रहा है। लेकिन दीर्घ की बात कर रहा है, दीर्घ, दीर्घ की बात कर रहा है, तो ये दीर्घ है। ये सब क्या है? मूल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है ऊ जो है ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण है। अन्य विकल्पों का विवरण भी दिया है, उसे भी समझ लेते हैं। तो ऊ जो है ओष्ठ हस्स स्वर है, जबकि ई जो है तालव्य हस्स स्वर है, और री जो है मूर्धन्य हस्स स्वर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है? ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कौन सा? अल्पप्राण घोष वर्ण। घोष की बात कर रहा है, अघोष की बात, महाघोष, महाप्राण या फिर अल्पप्राण
अघोष की बात नहीं कर रहा है, महाप्राण घोष की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है? अल्प प्राण घोष की बात कर रहा है। ऑप्शन दिया है भ, ब, प, फ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब। इसका आंसर क्या होगा? ब। ब इसका आंसर होने वाला है। चलिए, और जो वर्ड दिया उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। फ जो है ओष्ठ महाप्राण घोष है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? अल्प प्राण घोष वर्ण। जबकि भ जो है वो क्या है? महाप्राण घोष वर्ण। ब की बात करें तो ओष्ठ अल्प प्राण घोष। यही ऑप्शन जो है वो सही है। प जो है, प क्या है? ओष्ठ अल्प प्राण अघोष, अघोष की बात की जा रही है। और फ जो है वो भी महाप्राण अघोष वर्ण है। क्वेश्चन में क्या लिखा था? अल्प प्राण घोष वर्ण। तो इसका आंसर क्या होगा? ब, अल्प प्राण घोष वर्ण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तालव्य वर्ण नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं लिखा है। तालव्य वर्ण नहीं है। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं? ऑप्शन क्या दिया है? श, य, च, स। कौन सा नहीं है? जिसमें ऐसा तालव्य वर्ण क्या होता है जिसमें तालु का योग न होता हो, उसको बोलते हैं तालव्य वर्ण। ठीक है, कौन सा नहीं है? इसको बोलने में लगता है, बोल के देखिए। इस तरह के क्वेश्चन को मतलब बोल लीजिए तो आसानी से लग सकता है। स, च, य, स, 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 स। दांत का उपयोग हो रहा है, किसका? दांत का। स, स बोलने में जीभ जो है वो दांत को टच कर रहा है, इसकी वजह से इसका इसका ऑप्शन क्या होगा? वर्ण नहीं है। तो इसका इसको बोलने में दांत का उपयोग हो रहा है, इसका मतलब ये जो है वर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सही आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछा था। यही तो नहीं हो रहा है, इसका यूज जो है वो दांत का यूज हो रहा है बोलने में। तो इसकी इसकी वजह से ये आंसर जो होगा वो सही होगा। ये यहाँ पे लिखा भी है, सवर्ण तालव्य वर्ण नहीं है। तालव्य वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण थे? ई, च, झ, ज, इया, य, स, ये सब वर्ण आते हैं। जबकि स जो है वो दंत वर्ण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं, उसके बारे में सवाल पूछ रहा है। तो च में कौन से मतलब कितने होते हैं? दो, एक, चार, तीन। दो, एक, चार, तीन, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने? दो। कितने? दो होते हैं। कौन कौन से? झ और छ और झ। छ और झ क्या होते हैं? महाप्राण व्यंजन होते हैं। जबकि अल्पप्राण भी होता है। कौन कौन सा होता है? इसमें तो दिया ही होगा, हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है। च वर्ग में महाप्राण व्यंजन दो होते हैं, कौन से? छ और झ। जबकि अल्प प्राण कौन कौन सा होता है? च, ज, इया। च, ज, इया क्या होता है? अल्प प्राण होता है। जबकि दो महाप्राण होते हैं, झ और छ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया है फिर से यूपी एएसआई का है। ये एएसआई का क्वेश्चन है 2021 के सेकंड शिफ्ट का। यहाँ पे लिखा है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन क्या क्या दिया है? शारदा, ब्राह्मी, चित्रलिपि, खरोष्टी। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी प्राकृत भाषा की लिपि है। कौन सी भाषा की लिपि है? प्राकृत भाषा की लिपि है ब्राह्मी। शारदा, चित्रलिपि, खरोष्टी ये सभी लिपि प्राचीन भाषाओं से संबंधित लिपियां हैं। लेकिन देवनागरी लिपि की कौन सी लिपि से विकास हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से उसका विकास हुआ है। सारे के सारे एसआई के ही पीवाईक्यू ऐड किए गए हैं, इस वजह से सब के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 फिर से एएसआई का क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? अघोष महाप्राण है। इसमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? क्वेश्चन ऑप्शन क्या क्या दिया है? झ, च, त, ख।
कौन सा है इसमें? अघोष महाप्राण। अघोष महाप्राण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा डी। इसका ऑप्शन डी होगा। इसके ऑप्शन के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो ख जो है अघोष महाप्राण है, झ जो है सघोष महाप्राण है, च जो है अघोष अल्पप्राण है, र जो है सघोष अल्पप्राण है। किसकी बात कर रहा था? अघोष महाप्राण की बात कर रहा था। तो अघोष महाप्राण कौन सा है? ख अघोष महाप्राण है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी जो होता है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? ऑप्शन क्या क्या दिया है? 2 4 3 1। 2 4 3 1। तो इसमें कौन कौन से मतलब कितने घोष व्यंजन होते हैं उसकी संख्या पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन होगा बी। कौन सा? बी। बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। घोष वर्ण क्या होता है? जिन मतलब घोष वर्ण, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में बता देते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, जैसे कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो घोष व्यंजन कहलाता है। तो क वर्ग में कौन कौन सा होगा? ग, घ, अंग। ग, घ, अंग जो होगा वो घोष व्यंजन वर्ण कहलाएगा। तो इस वजह से क वर्ग में घोष व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 3। प्रत्येक वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब किसी भी वर्ग में पूछे कि घोष व्यंजन के वर्ण वर्ण कितने होते हैं, तो आप आसानी से 3 लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो क्या कहलाता है? वो घोष व्यंजन कहलाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है कि संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? य, अंग, ध, ज्ञ। इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही होगा? संयुक्त व्यंजन मतलब दो दो तरह के व्यंजनों से मिलकर जो बना होता है उसी को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या ये मिलके बना है? 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 इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है, क्योंकि ये दो दो उसे अच्छा मतलब व्यंजन से मिलके बना है, इसकी वजह से इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और कौन कौन से हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला के 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ, क और स से मिलकर बना है। त्र, त और र से मिलकर बना है। ज्ञ, ज और य से मिलकर बना है। श्र, श और र से मिलके बना है। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं, आसानी होगा। दो व्यंजन जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ऐसे व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजन से मिलके बने होते हैं उन्हें ही संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। छ, त्र, ज्ञ, श्र। इस तरह के जो है संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है उसके बारे में लिखना है। ड, ड, म, च। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। मुद्दन क्या होता है? जैसे तालू के ऊपर नीचे वाला हिस्सा जो होता है, ना ही दांत में आया, ना ही मसूड़े में, ना ही तालू में, तो उसके बीच का जो हिस्सा होता है, अगर बोलने में उसका उपयोग हो रहा है, मतलब जीभ उसको जाके टच कर रहा है, तो वही अल्प प्राण सॉरी मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। तो ये हुआ मूर्धन्य, मतलब उसको बोलते हैं जिसका उपयोग जो होता है ना दांत का होता हो प्रयोग, ना तालू का होता हो। तालू और दांत के मसूड़ों, मतलब तालू दांत मसूड़ों के बीच में एक हिस्सा थोड़ा सा जीभ अगर उसको टच करता है तो उसको बोलते हैं मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है। तो उसको ड जो है, ये जो है शब्द, ये जो अक्षर है, वर्ण है, इसको बोलने में, ये व्यंजन जो है उसको बोलने में किसका मतलब हेल्प लेना पड़ता है? मूर्धन्य। जीवा जो है वो जाके उसको मूर्धन्य को टच करता है, इसकी वजह से। म कौन सा है? म जो है, म बोलने म बोलेंगे तो म ओट ओट का यूज होता है, तो इसके लिए इसको ओट
अल्पप्राण बोलते हैं। च च च बोल रहा है तो च जो है तो वो तालु को टच कर रहा है, इसकी वजह से च जो है वो कौन सा हो गया, तालव्य अल्पप्राण कहा जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 तक इस वीडियो में। आगे की वीडियो फिर नेक्स्ट, आगे के क्वेश्चन जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा।